जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस में। पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे सीखने के सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत। इस अधिगम के सिद्धांत में हम लोग ने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक एवं उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को पढ़ लिया था। बताया था आप लोग को मुख्यतः हम लोग को दो तरह के सिद्धांत पढ़ने हैं, एक व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी, इस व्यवहारवादी सिद्धांत में हम लोग ने पहला देखा थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उसके बाद पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्लार्क एल हल का परबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, और इसी में हम लोग देखे थे गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत। और इन मनोवैज्ञानिकों को कहा जाता है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। आज हम लोग को डिस्कस करना है संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक एवं उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत। ठीक है ना। इसमें तो मुख्यतः जो आते हैं मैक्स वर्दीमर। देखिए इनका नाम जो लिखाता है वर WERTHEIMER। अब इसका अगर प्रोनाउंशिएट किया जाए इसको तो कुछ लोग वर्थाइमर पढ़ेंगे, कुछ लोग वर्दाइमर, कहीं कहीं वर्थीमर मिलता है, कहीं कहीं वर्दाइमर मिलता है। अब पेपर में ये जो पूछा कुछ जा चुका है इनका नाम, इस सब नामों से दो चुका है। कभी कभी वर्दाइमर दिया है, कभी कभी वर्थीमर मिलता है, किसी किसी पुस्तक में वर्थाइमर भी मिलता है। व्यक्ति वही है, बस प्रोनाउंशिएट जैसा जो करना चाहा और उसी का हिंदी में उसी तरह लिख दिया गया। ठीक है ना। अच्छा, इन्हीं के साथ आते हैं कोहलर, वोल्फगंग कोहलर, कोफका एंड कर्ट लेविन। ये सब जो है ये मुख्यतः संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों में इन लोग की गिनती होती है। ठीक है ना। संज्ञान क्या होता है तो हम लोग देखे थे, हम लोग की जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं, इनसे जो ज्ञान जाता है ज्ञान उसे कहते हैं मानसिक स्तर का प्रथम ज्ञान। और जब उसी ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण यानी इसका नाम पहचान या व्याख्या हो जाती है, तो वही क्या कहलाता है संज्ञान, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो लोग ना देखे हों ऊपर आई बटन दे देंगे हम, उसी में आप लोग देख लेना कि क्या है ये संज्ञान और उसके क्या क्या में गुण है। आज हम लोग को देखना है संज्ञानवादी सिद्धांत, सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है ना। इसमें जो पहला नाम आता है, पहला सिद्धांत जो है वह अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी, अरे लर्निंग तो 2 बार हो गया, लर्निंग थ्योरी। ठीक है ना। इधर सब कुछ बढ़िया है भाई, सेटिंग फिटिंग ओके। तो देखते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है क्या। देखो इसको जो देने वाले हैं मेनली जो नाम आता है वो आता है मैक्स वर्दीमर का, वही जो अभी को हमने प्रोनाउंसिएशन वाला मसला बताया। इसके जो प्रयोगकर्ता है, वो है कोहलर, वोल्फगंग कोहलर, और सहयोगकर्ता या सपोर्टर जो कहा जाता है वो है कर्ट लेविन और कोफका। चलो, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत तो
इन मनोवैज्ञानिकों को गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञानी भी कहा जाता है। और ये जो है संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। देखो जो गेस्टाल्ट होता है, गेस्टाल्ट यह एक जर्मन शब्द है। यह एक जर्मन शब्द है और इसका कोई साइंस मिला ही नहीं इंग्लिश में, इस वजह से इसको एज इट इज जर्मनी का शब्द ही ले लिया गया, गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या पूराकार। पूराकार मतलब किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अलग अलग करके ना देखा जाए, पूर्ण रूप से देखा जाए, वही क्या है, गेस्टाल्ट है। इन्होंने भी सीखने को एक पूर्ण रूप से देखा। इन्होंने ये नहीं कहा कि छोटा छोटे टुकड़ों में या धीरे धीरे सीखा जाता है, जो भी सीखा जाता है। इन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो भी अधिगम होता है वो अचानक होता है, पूर्ण रूप से होता है, एक साथ। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो अधिगम होता है, अधिगम या सीखना, अधिगम उद्दीपक का अनुक्रिया से संबंधित रूप ना होकर बल्कि समग्र रूप से अचानक होता है। समग्र रूप से अचानक होता है, ठीक है ना। अधिगम जो होता है वो संपूर्ण परिस्थितियों को देखकर अचानक समग्र रूप से होता है। यानी कोई भी अगर समस्यात्मक परिस्थिति है, उस पूरी समस्यात्मक परिस्थिति को देख के एक साथ सूझ आती है और इसी से समस्या समाधान कर लेता है व्यक्ति। समस्या समाधान हो जाता है। और इसी सूझ को ही इन्होंने, कोहलर ने अपने प्रयोग में जो नाम दिया उसे कहा आहा अनुभव। आहा एक्सपीरियंस। फ्रेम में आया कि नहीं आया भाई, नीचे वाला आहा एक्सपीरियंस। चलो ठीक है। तो इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कोहलर ने, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। इनको गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है जर्मन भाषा में, या जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट। इसका अर्थ होता है समग्र या पूराकार या संगठित या पूर्ण रूप, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस सिद्धांत का और किस नाम से जाना जा सकता है, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इन संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अधिगम जो होता है वो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित होकर धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि ये संपूर्ण परिस्थिति को देख के अचानक पूर्ण रूप से आती है। समस्या समाधान करने की जो भी युक्ति आती है वो पूर्ण रूप से अचानक आती है। और जिसे क्या कहा इन्होंने कि सूझ द्वारा होता है। समस्या समाधान सूझ द्वारा होता है। इसी सूझ का आ जाना ही क्या कहलाया, इन्होंने क्या कहा, उसी को आहा अनुभव या आहा एक्सपीरियंस नाम दिया। आइए देखते हैं इनके प्रयोग को। मैक्स वर्दीमर, इसको और किस किस नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो पहला तो गेस्टाल्ट सिद्धांत कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, तो समग्र या पूराकार सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको, सूझ का सिद्धांत, ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत हेडिंग में दे दिए हैं। इन नामों से इसको जाना जा सकता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसमें इन्होंने प्रयोग क्या किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रयोग किया गया, मेनली ये प्रयोग किया गया कोहलर द्वारा। प्रयोग
कोहलर का प्रयोग, कोहलर का प्रयोग, कोहलर्स एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। कोहलर ने जो प्रयोग किया वो प्रयोग चिंपैंजी या वनमानुष कह सकते हैं, वनमानुषों पर किया, बहुत से वनमानुषों पे किया। उन वनमानुषों में भी जो सबसे होशियार था, सबसे बुद्धिमान वनमानुष था एब्स, उसका नाम था सुल्तान। ये सुल्तान एक ऐसा वनमानुष था जिसने सारी समस्याओं को हल कर लिया, ठीक है ना। इन्होंने अपने प्रयोग में किया क्या, तो एक उसी तरह का बक्सा है, एक उसी तरह का बक्सा लिए और उस बक्से में चिंपैंजी, वही चिंपैंजी जिसका नाम उन्होंने सुल्तान दिया, उसको इसमें बंद कर दिया। ये बक्सा है, इसी बक्से में उस चिंपैंजी या वनमानुष को बंद कर दिया। मान लो ये सुल्तान है, सुल्तान है, और इन्होंने इसकी छत से केला लटका दिया, केले का एक गुच्छा, केला लटका दिया। और केले की ऊंचाई इतना ऊपर थी कि यह जो सुल्तान है ये उसको ऊपर से हाथ से नहीं पा सकता था, उछलने के बाद भी इसको नहीं पा सकता था। इन्होंने इसी पीढ़े के अंदर एक बक्सा भी रख दिया। अब बक्सा रखने के बाद ये बॉक्स है और यह केला बनाना, और उसके बाद इसको ध्यान से देखने लगे। इस वनमानुष ने, जिसका नाम था सुल्तान, इसने इसको प्राप्त करने के लिए उछल कूद मचाए, ऊपर हाथ से पाने की कोशिश की, लेकिन हाथ से पाने में ये असमर्थ रहा। अचानक थक कर बैठ गया, हार मान के बैठ गया। अब बैठे बैठे अचानक इसके अंदर सूझ आई, पूरी समस्या को ध्यान से देखा, अचानक इसके अंदर सूझ आई। इस बक्से को इसने इसके नीचे लगाया, केले के गुच्छे के नीचे, और उस पर चढ़ के केले को खा लिया। ये इनका पहला प्रयोग था, ठीक है ना, पहला प्रयोग था ये, इसको इन्होंने पा लिया। इन्होंने जो ये पूरी समस्या का इसने समाधान निकाला, जो बैठ के आराम से देख रहा है, नहीं पाया, थक के बैठ गया है, अचानक जो इसके अंदर सूझ आई, उसी को इन्होंने क्या कहा कि आहा अनुभव, आहा अनुभव, जो सूझ आती उसी का कहा आहा अनुभव, ठीक है ना। अगले प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि इसकी ऊंचाई और ऊपर कर दी, इतनी ऊपर की कि एक बक्से से ये ना पाए, और इसके अंदर 2-3 बक्से डाल दिए। अब पुनः बैठ के देखने लगे। इसने तो इस बात को सीख लिया था कि एक बक्से के ऊपर हम चढ़ के इस केले को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इस पे चढ़ने के बाद इस केले की प्राप्ति ना हो सकी तो फिर थक के बैठ गया। अब बैठे बैठे अचानक फिर उसके अंदर सूझ आई, इस बक्से के ऊपर एक दूसरे बक्से को रखा और उस पे चढ़ने के बाद तब इस केले को प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। पता क्या चला कि सूझ जो होती है, समस्या समाधान जो होता है, वो धीरे धीरे ना होके अचानक होता है। अगले प्रयोग में इन्होंने क्या किया, अगले प्रयोग में इन्होंने बक्से को हटा दिया, इस केले को ऊपर से लटकाने के बजाय इस पिंजरे के बाहर रखा। पिंजरे के बाहर कहाँ रख दे भाई, यहां से दिखे, 1 मिनट, चलो मान लो एक पिंजरा है, पिंजरे के बाहर जमीन पे यहाँ कहीं रख रहा है, हम यहाँ बना दे रहे हैं केला कुछ ऐसा, ठीक है। कई केले थे भाई, केले के गुच्छे को पेड़ से बाहर रख दिया। उसके अंदर एक छोटी सी छड़ी रख दी, इस छड़ी के सहारे इस केले को खींच के प्राप्त किया जा सकता था। शुरुआत में इस वनमानुष या सुल्तान ने क्या किया, इस केले को हाथ से पकड़ने की कोशिश की, सर बाहर निकालने की कोशिश की, पैर बाहर निकाल के पैर से खींचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। फिर बैठ के सोचने लगा। अचानक इसकी नजर जब इस छड़ी पे पहुंची, इसको आहा अनुभव को फील किया, इस छड़ी से इसको खींचा, यानी इसके अंदर सूझ आई, इस केले को प्राप्त करके खा लिया।
पुनः इस केले को इस पिंजरे के बाहर रखा गया, लेकिन दूरी को और बढ़ा दी गई और अंदर 2 छड़ी रखी गई। और दोनों छड़ी की बनावट ऐसी थी कि एक छड़ी खोखली थी और दूसरी वाली पतली थी। एक छड़ी खोखली और दूसरी वाली पतली थी। ऐसा व्यवस्था थी कि पतली वाली छड़ी उस खोखली वाले के सुराख में पूरी जाके फिट बैठ जाए, अब पूरी बड़ी सी हो जाए। फिर इसने प्राप्त करने की कोशिश की, इसको तो एक डंडे से प्राप्त करना आ गया था, तो एक ठू से खींच रहा नहीं आ रहा है, दूसरगी से खींच रहा नहीं आ रहा है, फिर थक के बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद जब इसकी नजर उस खोखली छड़ी पे पड़ी कि बीच में उसकी जगह है, उस खोखली जगह को देखा, अब पतली वाली छड़ी को देखा, फिर इसको आहा अनुभव की प्राप्ति हुई, यानी सूझ आ गया। तुरंत उस छड़ी को उस सुराख में डाला, यानी दोनों छड़ियों को जोड़ के इस केले को खींच के प्राप्त कर लिया। और इसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि ये जो सीखना होता है वो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करके ना होके सीखना सूझ के द्वारा होता है। सीखना सूझ के द्वारा होता है, सूझ द्वारा होता है। सीखने में समय नहीं लगता, सीखने में समय नहीं लगता, बल्कि अचानक होता है, अचानक होता है। सूझ अचानक, सीखना अचानक होता है, ठीक है ना। तो ये रहे इनके प्रयोग। इनके प्रयोग में कुछ कारक रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अनुभव, बुद्धि, समस्यात्मक परिस्थिति। तो इनके प्रयोग में अंतर्दृष्टि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, या इसमें जो कारक इस इनसाइट लर्निंग में जो फैक्टर काम करते हैं उसको देखते हैं। आप लोग ये बताओ कि ये प्रयोग समझ में आया कि नहीं आया, बताओ प्रयोग समझ में आया कि नहीं आया। कोहलर का प्रयोग, कोहलर ने प्रयोग किस पे किया, तो चिंपांजी या वनमानुषों पे किया। उस वनमानुष का क्या नाम था, तो सुल्तान। कहाँ किया, तो केनरी द्वीप पे। केनरी द्वीप, केनरी द्वीप कहाँ है भाई, तो अफ्रीका है ना, अफ्रीका कंटिनेंट के उत्तर और पश्चिम में है, एक छोटा सा राज्य के तौर पे है केनरी द्वीप, वहीं पे इन्होंने अपना प्रयोग किया, ठीक है ना। इतनी चीज मिटाएं। इस अंतर्दृष्टि अधिगम में कारक जो है, आइए देखते हैं। कारक, कारक, फैक्टर्स इन इंसाइटफुल लर्निंग, फैक्टर्स इन इंसाइटफुल लर्निंग। अंतर्दृष्टि अधिगम में कारक, तो पहला कारक क्या होगा, तो भाई बुद्धि, इंटेलिजेंस। मतलब सीखने में भले वो संज्ञानवादी अधिगम हो या गेस्टाल्ट वाली अधिगम हो, उसमें भी बुद्धि का होना क्या है, जरूरी है। अगर बुद्धि है तभी अधिगम सफल होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि इन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि तमाम वनमानुषों पे एक प्रयोग किया, लेकिन इन चारों स्टेप को जो कंप्लीट कर पाया वो कौन था, सुल्तान। पहला स्टेप क्या था, सिर्फ एक बक्सा। दूसरे के प्रयोग में 2-3 बक्से, एक के ऊपर एक रख के चढ़ना था। तीसरे में बाहर केला रहे, एक छड़ी रहे। चौथा क्या था, 2 छड़ी को आपस में जोड़ना। इस सब समस्याओं को जो सॉल्व करने वाला था कौन था, सुल्तान था। उसके अंदर बुद्धि ज्यादा थी, यानी ज्यादा वो इंटेलिजेंट था। दूसरा कारक क्या हो सकता है, तो अनुभव, अनुभव या एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर एक बक्सा रखना छोड़ दिया, रखना सीख गया है और फिर उसको भूल गया, वो अनुभव नहीं किया है, तो दूसरा बक्सा भी रखना नहीं जानेगा। एक छड़ी से अगर केले को सरकाना जान रहा है, तो अगर उसका अनुभव किया है तभी 2 छड़ियों को आपस में जोड़ के सरकाने की बात सीखेगा। यानी इनके इंसाइटफुल लर्निंग में भी बुद्धि एक कारक बहुत बड़ा है, दूसरा अनुभव भी बहुत बड़ा कारक है। तीसरा क्या है, अधिगम परिस्थितियां, अधिगम परिस्थितियां, परिस्थितियां, या ये भी कह सकते हैं समस्यात्मक परिस्थितियां।
मतलब सीखने के लिए ऐसी परिस्थिति हो जहाँ कुछ समस्यात्मक चीजें हों और उसी को समस्या समाधान करने के लिए व्यक्ति सीखे। अगर समस्यात्मक परिस्थिति है ही नहीं तो सीखेगा क्या, है कि नहीं भाई। समस्यात्मक परिस्थितियां, 1 मिनट रुकना। ठीक है, अधिगम परिस्थितियों के बाद अगला क्या आता है, बुद्धि, अनुभव, अधिगम परिस्थितियां। हाँ, प्रारंभिक प्रयास, प्रारंभिक प्रयास, इनिशियल एफर्ट्स। अगर सीखने के लिए आप पहल नहीं कर रहे हो तो शायद कुछ सीख ना पाओ। इसी वजह से प्रारंभिक प्रयास, सीखने के लिए आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आप उसके लिए परेशान जब तक होगे नहीं तब तक संज्ञानात्मक हो या व्यवहारात्मक हो कोई भी अधिगम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, अभ्यास या सामान्यीकरण। अभ्यास या सामान्यीकरण, उसका बार बार अभ्यास नहीं करोगे तो चीजें फिर माइंड से फिसल जाएंगी, यानी उसका सामान्यीकरण नहीं हो पाएगा। तो ये थे उसको प्रभावित करने वाले कारक। इनकी शैक्षिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं, तो शैक्षिक निहितार्थ हम लोग पहला ये दे सकते हैं कि शिक्षक बालकों के समक्ष समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करें जिससे अधिगम उनके अंदर हो या सूझ उत्पन्न हो। उनको उन्हें समस्याओं को सॉल्व कराने के बाद एक अनुभव प्राप्त कराएं। उनके बुद्धि का विकास किया जाए, क्योंकि इंसाइटफुल लर्निंग में या संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में भी बुद्धि का होना जरूरी है। और उनको चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता रहे शिक्षक, ये सारे उसकी शैक्षिक निहितार्थ हो सकते हैं। तो आज हम लोग ने क्या देखा कि गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत या संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो मेन नाम जो होता है मैक्स वर्दीमर का। प्रयोग किसने किया, वोल्फगंग कोहलर। कहाँ किया, कैनरी द्वीप पे। किस पे किया, चिंपैंजी या वनमानुषों पे। और जिस वनमानुष पे प्रयोग किया उसका नाम क्या था, तो सुल्तान था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि अधिगम धीरे धीरे ना होके अचानक होता है, यानी अधिगम सूझ द्वारा होता है। और सूझ को इन्होंने क्या नाम दिया, तो आहा अनुभव या आहा एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी इंसाइटफुल लर्निंग की। आगे हम लोग देखेंगे कर्ट लेविन का क्षेत्रवाद का सिद्धांत, और फिर आगे जल्दी इसको पढ़ के खत्म करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।